नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 19 जुलाई और यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 4 एडिटोरियल हैं जिनमें से एक तो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को लेकर है। तो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को लेकर जो आर्टिकल है इस पर हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है निकलते हैं तो उन पॉइंट्स के बेसिस पे जो है इसको पॉइंट वाइज देख लेंगे। पहला आर्टिकल जो है वो जीएम मस्टर्ड के अप्रूवल को लेकर के है कि सरकार जो है वो अप्रूवल देना चाहती है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को, और ऑथर जो है चिंता जता रहे हैं इस बात पे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है ये नुकसानदायक होगी इन फ्यूचर खेती के लिए। दूसरा आर्टिकल है अथॉरिटीज़ हु मिसकॉन्ट्रू अथॉरिटी। ये जो है ईडी को लेकर के एक आर्टिकल है कि ईडी को पीएमएलए एक्ट जो है, जो प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, तो उसके अंदर ईडी की स्थापना की गई है और ईडी के क्या क्या पावर्स हैं और ईडी अपने पावर्स को ठीक से पूरा कर पा रही है या अपने पावर्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अपनी जो मैकेनिज्म उसको बताई गई है पीएमएलए 2002 के अंदर, उसके अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है, या क्या रोल है, इसको लेकर के आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के है। इसको 2026 में जो है इसका आयोजन होना था, मतलब होना है अभी आगे, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है मना कर दिया। अभी 3 साल बाकी है आयोजन होने में, 2023 चल रहा है, तो फंड्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उन्होंने कहा हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग जो है पॉइंट वाइज मैनर में ही देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। तो पहले 2 आर्टिकल जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो आप आज का पहला आर्टिकल जो है हमारा ए पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस एंड द लॉ। मीन्स जो जीएम मस्टर्ड को सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है अप्रूवल के लिए, ये जो है ये साइंस और लॉ दोनों के अगेंस्ट है। मैटर क्या है, पूरा मैटर आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस चल रहा है जिसमें जो पर्यावरणवादी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, उन्होंने इस जीएम मस्टर्ड के अगेंस्ट जो है केस कर रखा है कि इसको लागू नहीं करना है। इस पूरे आर्टिकल को समझने से पहले कुछ टर्म्स आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखिए, नॉर्मल जब एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की बात करते हैं तो नॉर्मल क्रॉप्स का तो नॉर्मल यील्ड जैसा होता वैसा होता ही है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो खाद्यान्न सुरक्षा जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, और ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देना आवश्यक है। तो क्रॉप्स के साथ में जो है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वहाँ से धीरे धीरे करके क्रॉप्स को जब मॉडिफाइड करने लगे तो उन मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम आने लगे। तो देखिए, जब आप क्रॉप्स के बारे में देखेंगे इस तरीके के मैटर्स को लेकर के, तो एक आपको मिलेगा हाइब्रिड क्रॉप्स, दूसरा आपको मिलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनको जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। तो हाइब्रिड क्रॉप्स के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और उसके बाद एक क्रॉप की कैटेगरी है एचटी क्रॉप्स, इसको बोलते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स। तो तीनों में आप अंतर देख लीजिए। नॉर्मल क्रॉप तो जानते हैं आप, नॉर्मल जैसी होती वैसी है। जो दूसरा हाइब्रिड क्रॉप का टाइप है, तो इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप की 2 वैरायटीज़ को सिंपली एक दूसरे से मिला करके एक तीसरी वैरायटी बनाने की कोशिश की जाती है। मीन्स दोनों के जीन्स को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों के जीन्स को मिला करके एक तीसरी वैरायटी तैयार करना जिसका उत्पादन पहले की सामान्य जो फसल है उससे ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप। लेकिन जब इसी मिलावट में आप इसमें और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रॉप के डीएनए में किसी रैंडम लोकेशन पर अगर कोई नया जीन इंसर्ट कर देते हैं, मतलब देखिए जीन क्या है, जीन जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि किसी लक्षण विशेष को बढ़ा देता है। जैसे फसल का जो पेड़ होगा उसमें किसी लक्षण को बढ़ा देगा, किसी विशेष लक्षण को बढ़ा देगा कि पेड़ लंबा होगा या दाने ज़्यादा होंगे या पत्तियां कम होंगी, या उसकी क्वालिटीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देगा और प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जीन को जब किसी डीएनए में, किसी क्रॉप के डीएनए में रैंडम लोकेशन पे इंसर्ट करा दिया जाता है तो उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब एचटी क्रॉप की बात करिए तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप जो है, आप देखते होंगे खेत में क्या जब फसल होती है तो उसके आसपास छोटे छोटे पेड़ और खरपतवार वगैरह निकल आती है, जो क्या करते हैं कि अगर आप जैसे खाद छिड़केंगे तो खाद का पोषण उन्हें भी मिल जाएगा। तो वो एक तरीके से क्या है कि उत्पादकता को कम करते हैं और फसल को जो है
उगने में भी दिक्कत पैदा करते हैं, तो उनको ख़त्म करना रहता है। तो ख़त्म करने के लिए वैसे तो देखिए कीटनाशकों और जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इनको कीड़े पतंगों से भी जो है दिक्कत रहती है फसल को, तो उसके लिए पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं कि जिनको पेड़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, फसल बर्दाश्त नहीं कर पाती, अगर आप डाल देंगे उनके ऊपर तो फसल ही खराब हो जाएगी। दूसरा, हर्बिसाइड को रोकने का एक तरीका और भी है कि आप पेड़ में ही जेनेटिकली ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर दीजिए, उसमें कोई ऐसा जीन डाल दीजिए जिससे जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाए। हर्बिसाइड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो ये खरपतवार को ख़त्म करने वाले एक तरीके से तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट समझ लीजिए आप इनको। तो एचटी क्रॉप्स में किसी जैसे मान लीजिए फसल को हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाना है, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाने के लिए, खरपतवार रोधी बनाने के लिए दो तरीके हैं कि या तो आप जो है फसल को ही म्यूटेशन करा दीजिए मतलब उसके जीन में परिवर्तन करा दीजिए और वो ऑटोमेटिकली हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाए कि अपने आसपास जो है उगने ही ना दे किसी को। दूसरा एक चीज़ ये कि आप पेड़ को इतना मजबूत बना दीजिए कि आप अगर बाहर से उसके ऊपर जो है किसी हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं तो फसल को नुकसान ना पहुँचे। तो ये इस तरह की क्रॉप्स को कहते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स जो है वो भी काफ़ी डेंजरस है। देखिए अभी तक के सिनेरियो में तो डेंजरस है ही। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में केवल जो है बीटी कॉटन एक ऐसी जीएम क्रॉप है जिसको भारत की सरकार ने अप्रूवल दिया था और इसकी खेती की जाती है। बाकी इसके अलावा अभी तक भारत में किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब जो है जीएम मस्टर्ड को लेकर के, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को लेकर के सरकार जो है अप्रूवल देना चाहती है। चूँकि देखिए भारत जो है तेल के आयात पे काफ़ी निर्भर करता है, तो तेल के आयात को कम करने के लिए वो चाहते हैं कि ये ऐसी सरसों हो गए जिसमें उत्पादन ज़्यादा हो, ताकि हमारी तेल के आयात पे जो निर्भरता है थोड़ी कम हो जाए। तो कुल मिला के लेकिन मैटर यहाँ ये फंस गया है कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी जीएम मस्टर्ड जो है, इस जीएम मस्टर्ड को लेकर के ये मानना है कुछ लोगों का कि ये जो है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है, और हर्बिसाइड टॉलरेंट है तो ये और ज़्यादा रिस्की है। तो ऑथर जो है इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड, वो पूरा नाम इसका यही बोलते हैं, GMHT मस्टर्ड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड, ये GM मस्टर्ड जो है आपको बता देते हैं कि ईस्ट यूरोप की एक प्रजाति है सरसों की, और भारत की एक प्रजाति है वरुणा नाम की, और ईस्ट यूरोप की जो है वो हीरा 2 करके प्रजाति है। तो ईस्ट यूरोप की हीरा 2 प्रजाति सरसों की और भारत की वरुणा और हीरा 2 को हाइब्रिडाइजेशन करा के इसको बनाया गया है, और इसी में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको किया गया है, और ये हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है, और इसको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार जो है वो केस लड़ रही है पर्यावरणवादियों के साथ में। तो ऑथर कहते हैं कि ये जीएम फूड जो होते हैं, जीएम फूड पूरी तरीके से कन्वेंशनल वैरायटीज़ और हाइब्रिड से अलग हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड वैरायटी से किस तरह अलग हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ में किसी तरीके के जीन का इंसर्शन नहीं किया जाता, किसी तरीके का नया जीन नहीं डाला जाता डीएनए में, जबकि जो जीएम क्रॉप है उसमें जीन को इंसर्ट कराया जाता है। तो ये पूरी तरीके से जीएम फूड जो है वो कन्वेंशनल वैरायटीज़ और हाइब्रिड से पूरी तरह से अलग है, और कहते हैं कि ये जो जीएम मस्टर्ड है ये तो जो है प्लांट किलर है। प्लांट किलर मतलब जो हर्बिसाइड होगी आसपास उसको मार देगी, या फिर जो है हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट। ये देखिए, ये हम लोग जो हर्बिसाइड की बात कर रहे थे, तो दो तरह के हर्बिसाइड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं खेती में। अभी देखिए होते तो हर्बिसाइड कई तरह के हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं हर्बिसाइड वो दो हैं। एक का नाम है ग्लूफाइसेट ऐसे करके, और दूसरे का नाम है ग्लूफोसिनेट। ग्लूफाइसेट और ग्लूफोसिनेट ये दोनों जो है हर्बिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड जो है ये प्लांट किलर है, मींस जो ग्लूफोसिनेट है इस ग्लूफोसिनेट को भी सहन कर जाएगा, और या फिर जो है अपने आसपास खरपतवार को उगने नहीं देगा। चूँकि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी मतलब तकनीक में भी नहीं है, दूसरा अभी तक जो है अपना के देखा भी नहीं गया है। तो भारत में जो है पिछले 2 दशकों से यानी 20 साल से लगातार बहस का मुद्दा बना हुआ है, और जब बहस की बात आती है भारत में तो कहते हैं कि भारत में इसकी सेफ्टी, एफिकेसी और तुरंत अभी इसकी ज़रूरत क्या है, इन तीनों बातों पर जो है लंबे समय से बहस चलती आ रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में केवल बीटी कॉटन एक ऐसा मतलब ऐसी फसल है जिसको भारत में
अप्रूवल दिया गया, मीन्स फर्स्ट एंड ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड इन कंट्री। और इसके रिगार्डिंग इसके कल्टीवेशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो रिजल्ट ये कहते हैं कि ये केवल जो है क्षण भंगुर फ़ायदे देती है, मीन्स फ्लीटिंग बेनिफिट्स देती है किसानों को। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है और जो रिस्क है खेती का वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ में जो सीड कंपनीज़ हैं केवल उन्हें प्रॉफिट होता है। अब देखिए सीड कंपनीज़ को प्रॉफिट क्यों होता है ये भी समझ लीजिए आप। एक्चुअली है क्या कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का पेटेंट जो है किसी कंपनी के पास रहता है। अब जिस कंपनी के पास पेटेंट है, मान लीजिए 20 साल का पेटेंट है, तो 20 साल तक कोई भी नेचुरली उसके बीजों को अपने खेत में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मीन्स अगर आपने जो है फसल उगाई और फसल उगा के उससे आपने बीज निकाल के इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपके ऊपर केस कर देगी कंपनी। बार बार आपको बीज जो है उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा जिसके पास जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बीजों का पेटेंट होगा। तो इस तरीके से जो है ये सीड कंपनीज़ को बेनिफिट्स पहुंचाता है। तो फाइनली कहते हैं कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट में अगर देखेंगे दीर्घकालीन तौर पर ये किसानों के लिए जो है नुकसानदायक ही होता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम अभी तक जो है भारत में जो भी बहस चली है इसको लेकर के, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर पीछे देखते हैं तो हमें 3 कमेटी दिखाई देती हैं। 2 जो है स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, और 1 कमेटी का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। तो इन तीनों कमेटी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। तो कहते हैं कि आप देखिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी, इस टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। एक जीन कैंपेन नाम की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने केस किया था। और एक जो है पर्यावरणवादी, उनका नाम है अरुणा रॉड्रिगेज। तो अरुणा रॉड्रिगेज और जीन कैंपेन दोनों ने मिलकर के केस किया था जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और क्रॉप्स के लिए। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था 2012 के आसपास। अब उसके बाद में कहते हैं कि ये जो तीनों कमेटीज़ बनाई गई थी, 2 पार्लियामेंट्री कमेटी और 1 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बाई सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने अपनी रिपोर्ट दी। तो कहते हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो सारी रिपोर्ट यूनानिमसली मतलब एक मत रूप से ये बात बोलती हैं कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो रेगुलेटरी सिस्टम फॉर जीएम क्रॉप्स हमारा बहुत वीक है, हमारा बहुत कमज़ोर है। विनियामक तंत्र जो भी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। दूसरा कहते हैं कि जो दूसरी रिपोर्ट थी, यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी दूसरी बनाई गई, देखिए पहली जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने 2012 में अपनी रिपोर्ट दी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी उसने 2013 में अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद में जो दूसरी पार्लियामेंट कमेटी थी ये जो है अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल के दौरान बनाई गई, तो इसने 2017 में अपनी रिपोर्ट दी। तो इन अलग अलग समय पे रिपोर्ट आई हैं, ठीक है, 2012, 2013 और 2017 में। तो 2017 और 13 और 12 तीनों की रिपोर्ट्स ने ये बोला कि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के, एक तो ये बहुत वीक है। दूसरा, जो दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी उसने क्लियरली ये बात बोली, जीएम मस्टर्ड का स्पेसिफिकली उसने जो है नाम लेकर के, मीन्स अपने रिपोर्ट में वहाँ पे जो है इंक्लूड किया इसको, कि जो जीएम मस्टर्ड है इसको लेकर के बहुत ही व्यापक तौर पर इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट लॉन्ग टर्म असेसमेंट कराना चाहिए, बायोसेफ्टी के मेजर्स पे, एनवायरमेंटल रिस्क के मेजर्स पे और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के मेजर पे। मीन्स इन तीनों ही मेजर्स के ऊपर जो है हमें सरकार को काफ़ी मतलब एक तरीके से असेसमेंट कराना चाहिए जीएम मस्टर्ड को लेकर के। ये बात दूसरी जो पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट आई है 2017 में उसने बोली। तीसरी रिपोर्ट की बात करते हैं जो 2013 में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी, तो वहाँ कहते हैं कि उसमें 6 सदस्य थे कुल, और 6 में से 5 सदस्यों ने जो है गहरी चिंताएं जताई सेफ्टी असेसमेंट को लेकर के, कि सेफ्टी असेसमेंट करना चाहिए हमें, क्योंकि जीएम मस्टर्ड जो है वो किसी तरीके से सेफ़ नहीं है। साथ ही साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी उसने ये बोला कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, जो एचटी क्रॉप्स हैं, वो कम्प्लीटली अनसूटेबल है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। मींस इंडिया को किसी भी तरह से ये जो एचटी क्रॉप्स हैं इनको नहीं अपनाना चाहिए, और साथ में इसको अपनाने को लेकर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, रूरल लिवलीहुड्स मींस जो ग्रामीण आजीविका के साधन हैं उनसे रिलेटेड, और जो संधारणी कृषि है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इनसे रिलेटेड खतरों की आशंका जताई थी, इवन चेतावनी दी थी। तो कुल मिला के फाइनली कहते हैं कि अगर तीनों रिपोर्ट्स को हम मिला करके देखते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि एचटी क्रॉप को इंडिया किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर अडॉप्ट करना है तो फिर कम से कम जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और असेसमेंट के प्रोसेस को बेटर बनाना होगा।
फिर उसके बाद लास्ट में ऑथर कहते हैं कि सरकार इस समय जो है कोर्ट में एक तरीके से कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वहाँ पर ये कह रही है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है इसको एक तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप नहीं मानना चाहिए, जबकि साइंटिस्ट का बिल्कुल क्लियरली ये कहना है कि ये जो है ये 100% हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। तो ऑथर कहते हैं देयर इज़ नो डाउट दैट जीएम मस्टर्ड इज़ एन एचटी क्रॉप, द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट इज़ नथिंग बट ए रेड हेरिंग। मीन्स एक तरीके से जो है कोर्ट को धोखा देने की कोशिश कर रही है अपने लॉजिक के माध्यम से कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तो है लेकिन हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक होगा कि वो वैज्ञानिक जो अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पक्ष में नहीं रहे हैं, जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पक्ष में आ जाएं। इसके अलावा वो कहते हैं कि अभी हाल ही में जो है वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्रालय के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इसका काम क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अनुशंसित करती है, मीन्स अनुशंसा जारी करती है इस बात की कि हाँ हम यूज कर सकते हैं, अप्रूवल देती है, मीन्स सरकार को ये बताती है कि हाँ अप्रूवल आप दे सकते हो। तो जब वो अप्रूवल दे देती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो उसके बाद सरकार जो है अप्रूवल देती है। तो इस समय जो है पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अनुशंसा कर दी है जीएम मस्टर्ड को लेकर के। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत शॉकिंग है। फिर कहते हैं कि क्लियरली ये देखा जा सकता है कि सरकार जो है साइंस बेस्ड कंसर्न्स को, जो वैज्ञानिक चिंताएं हैं उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश जो कर रही है, ये बहुत ही हॉरिफाइंग है, भयानक है। और इसके बाद कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मान गया कि जीएम मस्टर्ड को भारत में अप्रूवल दे दिया जाए तो फिर ये कहानी जो है सिर्फ मस्टर्ड तक ही सीमित नहीं रहेगी। फर्दर कॉटन, राइस, मेज यानी ये सारी चीज़ों को भी पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड इंडियाज़ फूड कल्चर एंड हेरिटेज हैंग्स इन द बैलेंस। मीन्स खेती का भविष्य, भारत की जो खाद्य संस्कृति है उसका भविष्य और जो विरासत है उसका भविष्य, ये इस समय जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में। हैंग्स इन बैलेंस का मतलब है कि एक तरीके से बिल्कुल जैसे तैसे टिका ही है, बस कि कब डोल जाएगा कुछ पता नहीं है। मतलब वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार कह दिया कि अप्रूवल दे दो, बस तो काम खत्म। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अथॉरिटीज़ हु मिसकॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी। तो ये है अपना आज का दूसरा आर्टिकल। पहले तो आप एक बार ये समझ लीजिए कि प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो ईडी है, ईडी को क्या क्या पावर्स मिली हुई। तो पहले तो आप देख लीजिए ईडी को जो है पहली तो पावर मिली हुई है अटैच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब कुल मिला के कि अगर कोई अपराध होता है तो उसको लेकर के वो कार्यवाही आगे कर सकती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप पहले समझ लीजिए कि देखिए पुलिस भी काम करती है यही, सीबीआई भी इसी तरीके के काम करती है ना, अपराधों से रिलेटेड। फिर उसके बाद में ईडी हो गई। तो फिर अंतर क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि ईडी जो है वो स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, उन इकोनॉमिक मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के इसको बनाया गया है। और इसका काम जो है वास्तव में डायरेक्टली किसी क्राइम के साथ डील नहीं करना है, ये जो है प्रेडिकेट ऑफेंसेस को साथ डील करती है। प्रेडिकेट ऑफेंसेस का मतलब आप समझ लीजिए, प्रेडिकेट ऑफेंस उस अपराध को कहते हैं जो किसी बड़े अपराध का घटक हो। जैसे सपोज करिए कि किसी ने किसी का मर्डर किया, तो मर्डर में किसी ने जो है अपनी गाड़ी दी, किसी ने कुल्हाड़ी दी, किसी ने जो है मर्डर वेपन दिया, कुछ और किसी ने और किसी तरीके से हेल्प की। तो जो अपराध है वास्तव में वो तो मर्डर का है, लेकिन अपराध के संपन्न होने में पीछे ये घटक भी शामिल है। तो ये पीछे जो घटक हैं, गाड़ी देना, कुल्हाड़ी देना या मर्डर वेपन देना या और किसी तरीके से सहयोग करना, ये जो है इसको कहेंगे प्रेडिकेट ऑफेंस। तो इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह का प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करिए कि आपने पैसे को इधर से उधर किया, तो पैसे को जब आप इधर से उधर करते हैं तो किसी गलत चीज़ में यूज हो जाता है वो पैसा। अब अपराध तो कहीं और हुआ उस पैसे की वजह से, लेकिन आपने पैसा दिया था, आपने डायरेक्ट वो अपराध तो नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ हो गया, तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपने पैसा दिया तो ये प्रेडिकेट ऑफेंस हो गया। तो ईडी का काम जो है इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रेडिकेट ऑफेंस है इससे डील करने के लिए ईडी को बनाया गया है। तो ईडी जो है वो सर्च प्रोसीजर के थ्रू पहले क्राइम स्टार्ट कर सकती है अगर ईडी को लगता है कहीं पे कि जो है पैसे को लेकर के कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर दूसरा काम जो है वो किसी की जो संपत्तियां हैं, अगर उसे मिल जाते हैं इस बात के ट्रेसेस कि हाँ ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है, तो वो संपत्तियों को जब्त कर सकती है। ये पावर भी जो है उसे ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 देता है। चर्चा में अभी मुद्दा इसलिए आया है
कि जो एसके मिश्रा हैं, इसके ईडी के प्रमुख, इनको सरकार ने अभी तीसरा एक्सटेंशन दे दिया था, जिस पे हम लोगों ने पीछे के एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि आप 31 जुलाई तक जो है ये छोड़ दीजिए, जिसके लिए जो है जिन लोगों ने अगेंस्ट में पीआईएल दायर की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि सरकार जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को अपना रखी है कि अगर जो है आप हमारे फेवर में काम करते रहोगे तो हम आपको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहेंगे। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि आप ईडी को अगर देखेंगे तो ये जो है एक पुलिसिंग एजेंसी की तरह लगेगी आपको, और इसका काम जो है इस समय ऐसे लगता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के अपोनेंट्स हैं उनके ऊपर एक तरीके से उनको टारगेट करके उनको पकड़ लेना है। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे ईडी की वर्किंग को लेकर के ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो कहते हैं कि ईडी जो है वो वास्तव में पुलिस नहीं है, ये ऑथर का मानना है। ऑथर का मानना क्या एक्चुअल में है भी नहीं, ये स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है अपने डिसीजन में। तो कहते हैं कि ईडी जो है वो पुलिस नहीं है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ईडी जो है आखिरकार उसको क्या क्या पावर्स हैं। तो प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस हैं 4 से 5, उन 4 से 5 सेक्शंस का उल्लेख करते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 3। तो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 3 है वो ईडी को पावर देता है कि वो किसी ऐसे क्राइम के लिए प्रोसीड कर सकती है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो। सेक्शन 19 की बात करते हैं, कहते हैं सेक्शन 19 जो है ईडी को पावर देता है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकती है। और उसके बाद सेक्शन 45 की बात करते हैं, तो सेक्शन 45 में जो है जिस आदमी को अरेस्ट किया जाता है उसको लेकर के कठोर बेल के प्रोविज़न है, जमानत संबंधी नियम है सेक्शन 45 में। और सेक्शन 50 की बात करते हैं जो ईडी को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करती है। यहाँ इतनी बात आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सेक्शन 3 जो है वो प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम आप स्टार्ट कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ये ईडी को पावर देती है। सेक्शन 19 जो है गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। सेक्शन 45 जो है वो जमानत के प्रावधान करता है। और सेक्शन 50 जो है वो सिविल कोर्ट की पावर देता है ईडी को, मींस जो सिविल न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियां देता है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि इसी के साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसमें आईपीसी और जो अदर एक्ट्स वगैरह बने हैं अपराधों को लेकर के, तो उन एक्ट्स के भी कुछ प्रोविज़न जो है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं कि जैसे एज ऑन बेसिस की तरह, मतलब आधारभूत की तरह। जैसे सपोज करिए कि आईपीसी में कोई अपराध दिया गया है लेकिन आपने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा उस अपराध में जाके इस्तेमाल हो गया, तो इस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो है वो प्रावधान भी शामिल होते हैं। दूसरे जैसे आईपीसी हो गया या अदर जो अधिनियम है उनसे रिलेटेड जो अपराध हैं वो अपराध भी एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर शामिल रहते हैं आधार के तौर पे, बेस के तौर पे। उसके बाद कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ईडी को कार्रवाई करनी है तो ये पूर्व शर्त है इस बात की कि वहाँ पे कम से कम प्रेडिकेट ऑफेंस का मैटर होना चाहिए। यहाँ पे वो ऑथर कहते हैं कि ये बात नोटिस करने वाली है कि प्रेडिकेट ऑफेंस के मैटर में जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का काम है वो जिम्मेदारी सीबीआई या स्टेट पुलिस की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं कि प्रेडिकेट ऑफेंस अगर कहीं पर हुआ है तो ईडी जो है वो किसी के ऊपर अपराध फाइल कर सकती है, मीन्स जांच कर सकती है। देखिए ईडी की वर्किंग क्या है कि सबसे पहला काम उसका जो होता है वो ये होता है कि पहले ये पता कर, अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो सबसे पहले जा कर के वो उस चीज़ के ट्रेस फाइंड करती है। जब ट्रेस फाइंड करती है और उसे ये रीजनेबल कॉजेज़ मिल जाते हैं कि हाँ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तब वो जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जिससे रिगार्डिंग मैटर है, जिससे जुड़ा मामला है। फिर उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद जो है वो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में फाइनली जो है चार्जशीट को फाइल कर देती है कोर्ट में। ये प्रोसीजर होता है। तो उसी के लिए ऑथर कहते हैं कि अब यहाँ देखिए मामला क्या बन रहा है, ऑथर को परेशानी क्या है। ऑथर का कहना ये है कि वास्तव में अभी तक जो है ईडी ने 5,906 लोगों को अरेस्ट किया और 5,906 लोगों को अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट केवल 1142 फाइल की। तो जब इनके काम करने के तरीके में ये बात शामिल है कि आप किसी को अरेस्ट केवल तभी करेंगे जब आपको 100% ट्रेसेस मिल जाते हैं क्राइम के, जब आपको प्रेडिकेट ऑफेंस के 100% जो है ट्रेसेस मिल जाते हैं और आपने जो है उससे रिलेटेड जो एविडेंस है उनको गैदर कर लिया है, उनसे जुड़े साक्ष्य को इकट्ठा कर लिया, तब आप किसी को अरेस्ट करके उसको रिमांड पे लेके आगे जो है इंक्वायरी कर सकते हो।
तो लेकिन हुआ क्या है कि 5,906 लोगों को अरेस्ट किया और चार्जशीट केवल 1142 फाइल की। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की, इसका मतलब झूठ मूठ का अरेस्ट किया था। तो फिर ऐसा अरेस्ट क्यों किया, कहना ऑथर ये चाहते हैं। तो इस चीज़ को जो है ऑथर का कहना है कि ईडी वास्तव में ये काम ठीक नहीं कर रही, कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा ऑथर जो है पुलिस और ईडी में अंतर को बताते हैं। ये अंतर आप भी देख लीजिए एक बार। यूपीएससी आजकल जो है जो चल रहे मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ऐसे स्टेटमेंट बना लेती है। इससे पहले पैरोल पर भी पूछा है, फिर जो है पुलिस रिमांड या कस्टडी को, पुलिस कस्टडी को लेकर के भी ये क्वेश्चन पूछा है। जो पुलिस और ईडी में क्या अंतर होता है इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि पुलिस को क्या है कि किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञानात्मक अपराध है, तो पहले एफआईआर दर्ज करती है। जबकि ईडी को इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी पड़ती है, वो सीधे सर्च प्रोसीजर से अपना काम स्टार्ट करते हैं। उनको शक हुआ, उन्होंने तुरंत जो है ढूंढना शुरू कर दिया, एफआईआर का कोई मैटर नहीं है। दूसरा, जो स्टेटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने, तो पुलिस को अगर किसी अपराधी ने या फिर जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने अगर सपोज करिए कोई स्टेटमेंट दिया और पुलिस ने रिकॉर्ड किया, तो उसका एविडेंस जो है उसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता उसके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को। अगर पुलिस ने किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, कोई बयान दर्ज किया है, तो उस बयान को कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे स्वीकार नहीं किया जाता है। जबकि ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। ईडी ने अगर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, संबंध देकर के बुलाया या इंक्वायरी की या अरेस्ट करने के बाद जो है रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट, तो ईडी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एज ए एविडेंस एडमिसिबल है, साक्ष्य के तौर पे उसे स्वीकार किया जाता है। तीसरी बात ये कि पुलिस के मामले में क्या है, एफआईआर की कॉपी अवेलेबल होती है, जबकि ईडी के मामले में केस की किसी तरह की इंफॉर्मेशन कभी भी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये 3 खास अंतर हैं इनकी कार्यवाही में। तो लास्ट में ऑथर जो है ये कहते हैं कि आप देखेंगे कि जो 5,906 अरेस्ट हुए हैं, 1142 चार्जशीट फाइल हुई हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 85% केसेस जो हैं वो केवल पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ में दर्ज, मीन्स पॉलिटिकल लोगों के अगेंस्ट में दर्ज किए गए हैं, जो कि अपोजिशन से रिलेटेड हैं। अपोजिशन मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट के अपोजिशन है। फिर उसके बाद कहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईडी के रोल और पर्पस दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा करती हैं कि इसकी भूमिका और उद्देश्य दोनों जो है खतरे में है। लास्ट में जो है आप देखेंगे तो ऑथर इसके अलावा एक और देख लीजिए, आपकी राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी एक बात निकल के आती है कि राज्यसभा में जो तत्कालीन वित्त मंत्री हैं 2002 के दौरान, इसमें देखिए न्यूज़पेपर में मिसप्रिंट हो गया, 2022 लिखा हुआ पर वो 2002 होगा। तो 2002 के दौरान जो डिस्कशन हुआ है पीएमएलए को लेकर, इस एक्ट को लेकर के, तो उस दौरान जो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा था कि ईडी जो है वो किसी इकोनॉमिक मोरल्स ऑफ द कंट्री को मेंटेन करने के लिए पुलिसमैन की तरह भूमिका नहीं निभाने वाली है। मीन्स पुलिसमैन की तरह भूमिका नहीं निभाएगी, और ना ही जो है इसका उद्देश्य जो है वो एक तरीके से राजनीतिक बदले लेना होगा। ये बात जो है उस समय वहाँ जसवंत सिंह ने 2002 में बोली थी। उसके बाद में अंततोगत्वा ऑथर जो है कंक्लूड करते हैं इसको, फिर कई सारे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, कितने सारे लोगों का अरेस्ट किया गया है, जैसे इनको आप रोक के पॉज करके देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के जब कंक्लूड करते हैं तो कहते हैं कि ईडी जो है अपनी पावर्स का सारा इस्तेमाल जो है केवल प्री ट्रायल के तौर पे अरेस्ट करने में यूज़ कर रहा है। और इसके पहले जैसे सीबीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, पिंजड़े में बंद तोता, तो इसके पहले की वो कंडीशन आ जाए कि ईडी को भी ऐसी ही कोई संज्ञा दी जाए, ईडी को अपने आप को जो है या तो ठीक कर लेना चाहिए, या फिर जो है फ्यूचर में इसके रोल और पर्पज के बारे में ये ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि भारत के जो संवैधानिक न्यायालय हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि ईडी को लेकर के इसके रिगार्डिंग में एक केस है विजय मदन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2022 का ही केस है। तो विजय मदन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि सेक्शन 50 के अंदर जो सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है ईडी को, तो उसके अंतर्गत जो इंक्वायरी की जाती है, तो उसके अंतर्गत जो सिविल कोर्ट की पावर है, तो उस सिविल कोर्ट की पावर का जो नेचर है वो एज ए इंक्वायरी होना चाहिए। मीन्स शुड बी इन नेचर ऑफ इंक्वायरी नॉट इन्वेस्टिगेशन। आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जिसको आप पकड़ के लाएंगे उसको कि आप उसके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन करो। मीन्स केवल एज ए इंक्वायरी जो है आप अंडर सेक्शन 50
एज ए सिविल कोर्ट डील कर सकते हो मैटर के साथ, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे डील नहीं कर सकते हो। तो ये केस का नाम आप याद रखिएगा, विजय मदन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस है। तो इसी के साथ में जो है हमारा ये दूसरा आर्टिकल समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के है। तो इसमें से कुछ केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आप देख लीजिए कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे। 12 दिन की, मतलब टोटल 12 दिन का इवेंट था। 3 साल अभी बचे हुए हैं और फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे। उसने बताया कि हमारे ऊपर जो है कर्जे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इशूज़ जो है वो हमारे इंक्रीजिंग डेब्ट्स की वजह से हैं। आप जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है 72 देशों के खिलाड़ी खेलते हैं। 1930 से ये खेल शुरू हुए थे और 1930 में इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। बाकी इनका नाम जो है कई बार बदलता रहा है, ठीक है, और नाम बदलते बदलते लास्ट में फाइनली जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इन खेलों का आयोजन मुख्यतया जो है अभी तक 22 एडिशन हुए हैं। ये 23वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसको ऑस्ट्रेलिया में होना था। तो अभी तक जो 22 एडिशन हुए हैं वो, उनमें से आप ये समझिए कि 18 का आयोजन तो केवल 5 देशों ने किया है। और मेन रूप से जो देश आयोजन करते हैं इसका, तो उसमें आप देखेंगे कि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जमैका ने आयोजन किया है एक बार, और इंडिया ने 2010 में किया, जिसमें सुरेश कलवाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए थे। तो 2010 में इंडिया ने किया, जमैका ने किया है, और एक बार मलेशिया ने आयोजन किया है इन खेलों का। तो इतना जो है आप याद रखेंगे। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि अभी तक किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने कभी जो है इन खेलों का आयोजन नहीं कराया है, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आगे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तो उसने मना कर दिया, लेकिन फ्यूचर में वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है आयोजित कराने वाला है। दूसरा 2032 में जो ओलंपिक खेल होने हैं, यानी ब्रिस्बेन ओलंपिक बोला जा रहा है उनको, तो 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक भी वहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो आर्टिकल में लास्ट में एक चीज़ ये निकल के आती है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है आयोजित नहीं करा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ब्रिस्बेन ओलंपिक को ठीक तरीके से कैसे आयोजित कराएगा, इसको लेकर के क्रेडिबिलिटी इशूज़ भी खड़े होते हैं। बाकी इसके पहले एक चीज़ और भी है कि 2022 में ये खेल जो है डरबन में होने थे, साउथ अफ्रीका में। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि साउथ अफ्रीका में भी फिर आयोजित नहीं हो पाए थे। बाद में फिर इनको जो है यहीं यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। तो टोटल इतनी इन्फॉर्मेशन जो है इस आर्टिकल से निकल के आती है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसकी PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पर जा के डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज इसका लिंक डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, इंडिया फ्रांस।